हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती आरती लाड, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल फैशन टेक्नोलॉजी विभाग में वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको फैशन पोर्टफोलियो के बनाने के लिए जो स्किल्स ज़रूरी होती हैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ़ैशन पोर्टफोलियो क्या होता है। अब ये फैशन पोर्टफोलियो जब हम बनाना शुरू करते हैं तो हमें कुछ स्किल्स को रिफ़ाइन करना होता है। तो कौन कौन सी स्किल्स आवश्यक हैं और उसमें से कुछ स्किल्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज का सेशन कंप्लीट होने पर आप कौन सी स्किल्स हैं उनको एनलिस्ट कर सकेंगे। टाइपोग्राफी क्या होती है, उसके एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। आपकी पोर्टफोलियो के लिए आप सही टाइपोग्राफी का यूज़ कर सकेंगे। आपके लोगो बनाने के लिए आप सही टाइपोग्राफी का यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद लेआउट जो सेकंड स्किल है जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। फैशन पोर्टफोलियो लेआउट से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको दूंगी जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट लेआउट सिलेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं जो हमें ज़रूरी होती हैं फैशन पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो टाइपोग्राफी स्किल, लेआउट स्किल, ये दो स्किल्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा राइटिंग स्किल्स, कोलाज मेकिंग स्किल्स, ड्राइंग एंड इलस्ट्रेशन स्किल, टेक्निकल ड्राइंग स्किल, कलर सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, texture selection, combination and illustration skill, print making and print illustration skill, image editing skills and some softwares like Photoshop, CorelDRAW, basic use of these software ये आपको आने चाहिए जिससे कि आप पोर्टफोलियो को बहुत ही खूबसूरत रूप दे सकें। तो हम पढ़ते हैं टाइपोग्राफी स्किल के बारे में। टाइपोग्राफी स्किल क्या है या क्यों ज़रूरी है। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें आपको कुछ आइडियाज़ जो हैं आपके दिमाग में हैं वो वहाँ पे आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। आपको अपने बारे में कुछ थोड़ा सा लिखना होगा, कुछ आपको ब्रांड का लोगो बनाना होगा जो आप अपने ब्रांड का रखना चाहते हैं वो। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको टाइपोग्राफी आना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप इनिशियल लेवल पे कुछ शुरू के पेजेस में ही आप अपने पोर्टफोलियो को एकदम अट्रैक्टिव और खूबसूरत रूप दे सकें। टाइपोग्राफी क्या है? टाइपोग्राफी एक कला है और एक तकनीक है जिससे कि हम जो भी हमको लिखना होता है उसको हम पढ़ने जैसा और अपील करने जैसा, मतलब सामने जो पढ़ रहा है उसको वो बात पसंद आ जाए, उसको वो बात समझ में आ जाए, वो पढ़ सके। इन सारी चीज़ों के लिए अपने शब्दों को व्यवस्थित रूप से, कलात्मक रूप से लिखने की तकनीक जो होती है वो टाइपोग्राफी कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, उसका सिद्धांत यही है कि आप अपनी बात को इफ़ेक्टिव रूप से कम्युनिकेट कर सके, मतलब प्रभावशाली रूप से आप अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सके। कम्युनिकेशन जब ही कंप्लीट माना जाता है जब जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसी तरह से सामने वाला उस बात को समझ सके। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप कुछ लिखें वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करें। टाइपोग्राफी जो होती है वो उसमें हम जो भी अक्षर यूज़ करते हैं, उसमें जो भी कलर यूज़ करते हैं तो उनकी टोन वैल्यू, उसमें जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो, या जो भी आप थीम रख रहे हैं, अपने ब्रांड का थीम रख रहे हैं या जो आपने प्रोजेक्ट के लिए इंस्पिरेशन लिया है, जो आपका कलेक्शन है उसके लिए जो भी आप थीम रख रहे हैं, वो सारी चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए टाइपोग्राफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइपोग्राफी के 3 मुख्य एस्पेक्ट्स होते हैं: लेजिबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड एस्थेटिक्स। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि लेजिबिलिटी क्या है और रीडेबिलिटी क्या है। एस्थेटिक्स आप सब समझते हैं, सौंदर्य को कहते हैं। लेजिबिलिटी और रीडेबिलिटी, इन दोनों से सौंदर्य पक्ष जो होता है वो निखर कर आता है। टाइपोग्राफी से हम स्टाइल,
अरेंजमेंट एंड अपीयरेंस, ये तीनों चीज़ें भी हम समझ सकते हैं। जैसे हमने टोन, थीम और मैसेज समझा, अब हम समझ सकते हैं कौन सा स्टाइल, अरेंजमेंट हमने किस प्रकार से उनको रख रहे हैं, अपीयरेंस वो किस प्रकार से दिख रहे हैं। ये किस चीज़ का, वो लेटर्स का, जो उन शब्दों को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन अक्षरों का, नॉट शब्दों का, अक्षरों का जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी चीज़ हम लिखना चाह रहे हैं उसके लिए। या क्या हम इन अक्षरों को मिला के, शब्दों को मिला के हम कुछ सिंबल यूज़ कर रहे हैं, कुछ सिंबल क्रिएट कर रहे हैं। इन सबको इस तरह व्यवस्थित रूप से हम जब रखते हैं तो वो सारे अध्ययन के लिए हमको टाइपोग्राफी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कहें कि बहुत उच्च स्तर की टाइपोग्राफी जो होती है वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए होती है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स उसको इनिशियल स्टेज पे करते हैं। मगर बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, आप अगर कला के किसी भी पक्ष में जुड़े हुए हैं तो आपको कला के हर पक्ष का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप जब आप सारे समग्र रूप से सब चीज़ों को रखें तो वो एक आकर्षक रूप में प्रस्तुत हो। तो टाइपोग्राफी जो है वो एक कलात्मक रूप से भी हम डेकोरेटिव डिवाइस के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टाइप्स में क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला है टाइप फेसेस, मतलब आप कौन से टाइप को यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है पॉइंट साइज़, आप कौन सी साइज़ का यूज़ कर रहे हैं, कितने बड़े और कितने छोटे आप यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है लाइन लेंथ्स, मतलब आप जब अक्षरों को जोड़ रहे हैं तो शब्द बन रहे हैं, और शब्दों को जोड़ रहे हैं तो वाक्य बन रहे हैं, तो आप कितने बड़े बड़े शब्द या कितने बड़े बड़े वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइन स्पेसिंग, जिसको हम कहते हैं लीडिंग, मतलब अगर आप एक लाइन, 2-3 लाइन, 4 लाइन जब लिखेंगे अपने आइडिया के बारे में, तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में आप कितनी स्पेस दे रहे हैं, कितनी जगह दे रहे हैं, क्या शब्द एक दूसरे में घुस तो नहीं रहे हैं या बहुत दूर दूर तो नहीं हो रहे हैं, ये सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग को हम कहते हैं ट्रैकिंग। लेटर स्पेसिंग मतलब कि जब हम 2-3 अक्षरों को मिला के एक शब्द बनाते हैं तो उस एक अक्षर से दूसरे अक्षर के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, या कितनी होनी चाहिए, या ये कह लीजिए कि बहुत अधिक या बहुत कम पास पास नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है एडजस्टिंग द स्पेस बिटवीन पेयर ऑफ लेटर्स, जिसको हम कहते हैं कर्निंग, मतलब जब हम शब्दों के बीच में जो स्पेस होती है, 2 शब्द के बीच में जो स्पेस होती है वो हमें कितनी रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम अरेंजमेंट ऑफ टाइप्स में समझना चाहिए हमें। जैसे मैंने पहले भी कहा, टाइपोग्राफी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स का काम है, आर्ट डायरेक्टर्स का काम है, आर्टिस्ट का काम है, कॉमिक बुक में जो आर्टिस्ट होते हैं, मतलब सभी प्रकार के आर्ट वर्क से जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन सभी को इस बात की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। डिजिटाइजेशन ने जो आज की तारीख में हम कंप्यूटर्स को यूज़ करने लगे हैं, तो कंप्यूटर्स ने अब टाइपोग्राफी जो है वो नई जनरेशन, पहले ये चीज़ बड़े अनुभव के बाद लोगों को आती थी, मगर अब हर बच्चा टाइपोग्राफी करता है। तो कहा भी जाता है टाइपोग्राफी इज़ नाउ समथिंग एवरीबडी डज, हर आदमी करता है, क्योंकि आपको कंप्यूटर उपलब्ध है, कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के फॉन्ट्स उपलब्ध हैं, कंप्यूटर में आपको साइजेस उपलब्ध हैं, तो आप मिक्स एंड मैच करके अपने तरह से टाइपोग्राफी बनाते हैं। As the capability to create typography has become universal, चूँकि अब कंप्यूटर्स में हुआ है तो ये यूनिवर्सल हो गया, हर व्यक्ति करने लगा है, तो इसके जो सिद्धांत हैं या जो इसकी अनुभव से जो चीज़ें इंसान को आती थी, जो कि बहुत कुशल वर्कर हो जाते थे, वो अब थोड़े कम होते चले गए। हर व्यक्ति खुद ही अपने आप से कंप्यूटर्स में से सब काम कर लेता है। तो कई बार क्या होता है कि जो उसका उद्देश्य है, जिसको हम कहते हैं कि मैंने अभी पहले बताया कि जो मुख्य उद्देश्य है उसका कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो, वो कहीं कहीं उतना सही नहीं हो पाता है। तो आप जब पोर्टफोलियो बनाएं उससे पहले आप टाइपोग्राफी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन ज़रूर करें। अब हमने बताया था कि 3 एस्पेक्ट्स हैं, लेजिबिलिटी, है ना। तो लेजिबिलिटी क्या है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ लिखा है, जिससे B और H हम इंग्लिश में देखते हैं, या 3 या 8 हम न्यूमरल्स में देखते हैं। ये अगर थोड़े भी, या हिंदी में हम व और ब लिखते हैं, है ना, या प और श लिखते हैं, तो उसमें अगर आपने जरा भी सफाई से नहीं लिखा तो
कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है समझने वाले को कि ये क्या लिखा है, 3 है कि 8 है, ए है कि एच है, व है कि ब है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये जो समस्या है, ये लेजिबिलिटी कहलाती है। मतलब क्या है कि आप इतने सही तरीके से अक्षरों को लिखें कि वो आप पढ़ने में सोचना ना पड़े, आपकी फटाफट पढ़ने में आए, उसकी आपकी स्पीड पढ़ने की बहुत अच्छी रहे। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, उसमें जो कुछ भी आप लिखे वो इतने साफ तरीके से लिखा होना चाहिए, बिल्कुल लेजिबल होना चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाला जो भी व्यूअर है आपका, वो आपके आइडिया को जो भी प्रेजेंट है उसको बहुत अच्छे से स्पीड में पढ़ सके। तो हमेशा फ़ॉन्ट हमेशा सही यूज़ करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, अब कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल डाल दिया कि ब्रश स्क्रिप्ट करके एक फ़ॉन्ट है, आप देखेंगे कभी तो उसमें बहुत सारे लेटर्स इतने बहुत डेकोरेटिव तरीके से लिखे होते हैं, मगर बहुत सारे लेटर्स ऐसे हैं जो आप थोड़ा जल्दी अगर पास पूरे को लिखेंगे तो वो शब्द समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल इसमें कोट किया है, आप देख सकते हैं। इसलिए हमें टाइपोग्राफी अच्छे से करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि हम सही फ़ॉन्ट का यूज़ करें। उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को ऑल कैप्स में लिखते हैं, मतलब सारे लेटर्स हम ऑल कैपिटल में लिख देते हैं, तो भी पढ़ने में वो थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत बोल्ड इफेक्ट देते हैं। और कई बार जैसे टी और आई, ई और एफ, छोटे से बस एक डंडी का अंतर है, तो अगर आपने ज़रा भी मिस्टेक करी या बहुत पास अगर उनको लिखा हुआ है तो वो पढ़ने में हमको कठिनाई होगी। तो लेजिबिलिटी जो है, कितनी जल्दी आप एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को, एक अक्षर को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और दूसरे से कितनी जल्दी इसको भिन्न कर पाते हैं, अलग कर पाते हैं, यही लेजिबिलिटी कहलाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप सही फ़ॉन्ट यूज़ करें। दूसरा एस्पेक्ट मैंने बताया था रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी मतलब क्या कि जो लिखा है वो आप कितनी जल्दी एज अ होल, मतलब जो आपने पूरा सेंटेंसेस लिख दिए उसको पूरा होल पढ़ सके, हम पूरा इकट्ठे कितनी आसानी से हम उसको पढ़ सकते हैं। मतलब एक एक अक्षर को भी हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, पूरे शब्द को भी हम आइडेंटिफाई कर पाएँ और पूरे वाक्य को भी हम आसानी से पढ़ पाएँ। ये होती है रीडेबिलिटी, मतलब पढ़ने की क्षमता बेसिकली, दैट इज़ रीडेबिलिटी। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, हमको मार्जिन सही यूज़ करना चाहिए, वर्ड और लाइन की स्पेसिंग हमको सही होना चाहिए, और जो पूरा जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आप लिख रहे हो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए। कुछ फॉन्ट और फॉन्ट स्टाइल ऐसे भी होते हैं जो कि रीडेबिलिटी में लो रीडेबिलिटी में माने जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल फिर से कोट कर दिया, सैंस सेफराइट करके जो है वो उसकी रीडेबिलिटी कम है, अगर आप उससे पूरा लिखते हैं तो कोई भी व्यक्ति को पढ़ने में एज अ होल परेशानी आती है। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारी पढ़ने के लिए हमारी आँखों के मूवमेंट्स होते हैं, तो इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी आँखों को कुछ पढ़ने में बहुत जर्क्स ना आए। मतलब ऐसा ना हो कि एकदम ऊपर फिर एकदम नीचे, फिर एकदम ऊपर एकदम नीचे, या एक बहुत सारा पढ़ा फिर बहुत बड़ा गैप है फिर पढ़ा। तो इस तरह के जो जर्क्स अगर हमारी आँखों में आते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो पढ़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। दूसरा, अगर हम अपनी आँखों को हमारी जिसको बोलते हैं हम, अगर 3-4 बार ऐसे जम्प्स अगर बार आँखों को आते हैं या ब्रेक्स आते हैं देखने में, तो हमारी आँखें जल्दी थक भी जाती हैं। तो ये सारी बातें भी हमको ध्यान रखना है जब आप अपने आइडियाज़ को अपने पोर्टफोलियो में प्रेजेंट करें, कि बहुत ज़्यादा जर्क्स पढ़ने वाले को ना पड़े। इसके बाद और थोड़े से कुछ पॉइंट्स है रीडेबिलिटी से जुड़े हुए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, इन सबको बहुत पास या बहुत दूर नहीं लिखना चाहिए। उसके बाद हमको एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो वर्टिकल स्पेसिंग भी होती है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग तो हम करते ही हैं, वर्टिकल स्पेसिंग भी जो होती है उसको भी हमको ऐसे करना चाहिए कि हमारी आँखों का मूवमेंट बहुत ही स्मूथ हो जाए। अगर हम किसी भी तरह से बहुत टाइट, बहुत ज़्यादा पास शब्दों को लिखेंगे, या हम बहुत दूर शब्दों को लिखेंगे, या हम अक्षरों को बहुत पास या दूर लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रीडेबिलिटी को किसी न किसी तरह से प्रभावित करेंगी और वो कम इम्प्रेसिव लगेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम हर चीज़ को अंडरलाइन कर दें, तो अंडरलाइन भी हर चीज़ को करना
गलत होता है। हमें बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों को अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम अंडरलाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं 2 लाइन के बीच की स्पेस में बीच में एक लाइन और आ जाती है जो आपकी आई मूवमेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इसलिए जब भी हम अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो इंस्टेड ऑफ अंडरलाइनिंग आप कर सकते हैं कि उसको या तो आप थोड़े कलर आप उस कलर से हाईलाइट कर दें, या आप उसको थोड़ा उसका टाइप फेस बढ़ा दें। तो इस तरह से हमको रीडेबिलिटी, आप खुद पढ़ के देखिए जब भी आप पोर्टफोलियो के लिए कुछ कंटेंट लिखें कि आप उसको कितने आसानी से पढ़ पा रहे हैं, और अपने घर वालों को पढ़ा के दिखा दें कि वो कितने अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। कहीं कोई परेशानी है तो उसको वहीं सुधार लें। तो अगर हम लेजिबिलिटी और रीडेबिलिटी को समझें तो लेजिबिलिटी जो होती है इट इज़ परसेप्शन से जुड़ी हुई चीज़ें। मतलब क्या है, एबल टू सी एज डिटरमाइंड एज फिजिकल लिमिटेशंस ऑफ आई, हमारी आंखें जितना देख सकती हैं जितना उसके बारे में है। और रीडेबिलिटी क्या है, जो हमने पढ़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड, जो हम पढ़ पा रहे हैं और पढ़ के समझ पा रहे हैं। तो अगर हम और आसान शब्दों में समझें तो लेजिबिलिटी इज़ पढ़ना और रीडेबिलिटी इज़ पढ़ के समझना। और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं और तब वो फिर एस्थेटिक अपीयरेंस वाली चीज़ आती है आपकी कंटेंट में। तो जो भी गुड टाइपोग्राफर्स होते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं उनको इन दोनों में मास्टरी करना चाहिए। और एज एन आर्टिस्ट आपको भी मैं कहूँगी कि आप भी इसमें थोड़ा सा अपना इस स्किल को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत से जुड़ी हुई चीज़ें हम पढ़ लें। द एस्थेटिक कंसर्न ऑफ टाइपोग्राफी डील्स विद द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ 1 or 2 हार्मोनाइज्ड टाइप फेसेस। आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो आप बहुत तरह के अपने टाइप फेसेस उसमें ना डालें, 1 या 2 टाइप फेस सेलेक्ट करें और उनका उपयोग करें। और रिलेटिव टाइप साइज़, जितनी जो आप टाइप फेस यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या टाइप साइज़ हो रहा है इस बात को भी आप समझें। और इसके साथ आप बाकी एलिमेंट्स को फ्लैट सरफेस जो आपकी शीट है उस पर मिक्स करने की कोशिश करें। कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। उसमें लिखा है कि कुछ 3 कलर, ऐसा ना हो कि आप कुछ कंटेंट लिख रहे हैं उसमें आप 5-6 कलर से एक साथ लिख दें। अगर आप बहुत सारे कलर्स यूज़ करेंगे तो वो रीडेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। आप खुद करके देख लीजिए, अगर मैं ग्राफिक वर्ड को ही अलग अलग शब्द रंग से लिख देती हूँ तो वो पढ़ने में कठिनाई देगा, जबकि अगर वो एक कलर में लिखा होगा तो हम उसको आसानी से पढ़ लेंगे। तो आप अपने कंटेंट को लिमिट अप टू 3 कलर्स, ठीक है। उसके बाद 2 टाइप फेसेस इन सिंगल पेज, अगर एक पेज पे आप 2 टाइप फेस से ज़्यादा न लें। और 3 फॉन्ट एंड साइजेस, आप ये भी ध्यान रखें कि जो आप फॉन्ट लें या जो साइज़ लाएं आपके वो 3 से ज़्यादा एक पेज के अंतर्गत ना रहें। उसके बाद आप ऐसी साइज़ सिलेक्ट करें जो भी आपका स्पेस है, जो वर्क स्पेस है आपका जितना भी बड़ा हो सकता है। आप पोर्टफोलियो जो है, आप अगर सिंगल शीट चार्ट टाइप का पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं और उसको आप फोल्ड करके ले जाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप खोल के दिखाएंगे तो नेचुरली आपका जो स्पेस पूरा है वो काफ़ी बड़ा है। मगर अगर आप A4 साइज़ के पेपर में बना रहे हैं तो अलग स्पेस है, आपके पास A3 है तो आपका अलग है। तो आप जो भी साइज़ का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसके प्रोपोर्शनेटली आप टाइप फेस का साइज़ रखें। उसके बाद है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड, इटैलिक, कैपिटल सब तरह के टाइप फेसेस को, सब तरह के कलर्स को, इन सबको एक साथ मिलाने की कोशिश ना करें, कुछ लिमिटेड रखें और कंसिस्टेंट रहें। उसके बाद जब भी आप टेक्स्ट रखें तो आप इस तरह से रखें टेक्स्ट को कि आपके आई मूवमेंट जो है वो बहुत ही स्मूथ रहे, जिससे कि पढ़ने वाले को रीडेबिलिटी उसकी बढ़े और आसानी से वो उसको ग्रास्प कर सके। फिर है मल्टी लाइन हेडलाइन शुड बी सेगमेंटेड बाय फ्रेजेस। अगर आपके मल्टी लाइन्स हैं, एक के बाद एक 2-4 लाइन है, कुछ ऐसा है, तो आप उसमें थोड़ा सा गैप दें। अगर आप कोई
कोई एक आप पूरा एक कहावत लिखना चाह रहे हैं या आपको एक नीचे आपका टैगलाइन डालना चाह रहे हैं, उसमें आप कहीं ब्रेक ना करें, मतलब आधी टैगलाइन ऊपर आधी टैगलाइन नीचे, इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। ये कुछ जो टाइपोग्राफी की बातें हैं, ये जनरली हम अगर अपनी जब कॉपीज़ लिखते हैं एग्ज़ाम की, जब हम अपना राइटिंग स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तब भी अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो आपका जो प्रेजेंटेशन एट द एंड आपका बहुत अच्छा निकल के आता है। तो ये जो स्किल, टाइपोग्राफी स्किल के बारे में अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप ओवरऑल राइटिंग स्किल्स में अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि कभी भी हम अगर कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने जब अपना आइडिया प्रस्तुत किया, आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एंड ऑफ द पेज में आप नया पैराग्राफ स्टार्ट ना करें, आप नए पेज पे आ जाएं, वहाँ से स्टार्ट करें। उसके बाद ऐसे ही कोई अगर आपकी हेडलाइन आ गई तो वो हेडलाइन आपके बॉटम ऑफ द पेज पे नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। उसके बाद अगर लास्ट लाइन है, द लास्ट line of paragraph should flush with the preceding line, not stand alone below the picture। मतलब कि अगर आपकी कोई पेज में लास्ट लाइन है तो वो कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, अलग से नीचे आप एक लास्ट लाइन ना, कभी भी एंड करने के लिए जो आप लास्ट लाइन लिखते हैं वो अलग से नहीं होना चाहिए, इट शुड गो विद द पैराग्राफ टू एंड। उसके बाद आपका जो प्रिंटिंग एलिमेंट्स आपने जो अपने पोर्टफोलियो में यूज़ करे हैं विद द आपकी टाइपोग्राफी, वो बहुत ज़्यादा हौच-पौच तरीके से पूरे फैले हुए ना रहें, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से आप अपनी टेक्स्ट के साथ, टाइपोग्राफी के साथ मिलाएं। ये कुछ कौन सा फॉन्ट जो पोर्टफोलियो के लिए होता है, रोबोटो स्लैब फॉन्ट का यूज़ बहुत सारे डिज़ाइनर्स अपने पोर्टफोलियो बनाने में करते हैं, और ये इसमें जितनी ज़रूरी है उतना ज्योमेट्रिकल आकार है, थोड़े से कर्व्स भी हैं, और इसलिए इसको पढ़ना बहुत आसान होता है। रवि नवीन करके एक बहुत ही फेमस ग्राफिक डिज़ाइन पोर्टफोलियो के लिए हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स, उनको अवार्ड्स मिले हुए हैं 2018 में, इसलिए मैंने, और ये कस्टम लोगो डिज़ाइन करते हैं, ये इनकी खासियत है, और आज की तारीख में डिज़ाइन हिल से जुड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इनके कुछ मैंने लगाए हैं ग्राफिक्स जो इन्होंने डिज़ाइन करे हुए हैं, लोगोस जो उन्होंने डिज़ाइन करे हैं। तो टाइपोग्राफी स्किल के बारे में जानने के बाद अब हम थोड़ा सा समझते हैं लेआउट स्किल्स के बारे में। लेआउट स्किल क्या है? जब हम पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ इलस्ट्रेशंस होते हैं, जैसे अपन ने लास्ट उसमें पढ़ा, कलर्स भी होते हैं, प्रिंट्स भी होते हैं, टेक्सचर्स भी होते हैं, कुछ फ्लैट स्केचेस रहते हैं, कुछ हमारे पास 3D हम जो प्रिंट्स बनाते हैं वो रहते हैं, कुछ इमेजेस रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से जब हम अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये लेआउटिंग कहलाती है। तो हम इस बात का सिलेक्ट करते हैं कि हमको कितने फिगर्स रखने हैं, कितने हमको पोजेस रखने हैं, कौन कौन से डिज़ाइन एलिमेंट्स को रखना है, और हमको उनको किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करके उसको आकर्षक रूप में दिखाना है। अब आप इस बात से कंफ्यूज हो जाएंगे कि तो फिर कौन सा लेआउट यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा इसमें कोई व्यवस्थित या कहीं कोई लिखा पढ़ा नियम नहीं है कि हमको ये पर्टिकुलरली यही लेआउट यूज़ करना चाहिए, मगर कुछ भी हम डिसाइड करें उसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एट द एंड आपका जो लेआउट निकल के आए वो बहुत इनोवेटिव हो, बहुत एक्सप्रेसिव हो, और बहुत क्रिएटिव तरीके से प्रस्तुत किया गया हो। आपके दिमाग में जो आइडिया है वो आइडिया आप बहुत अच्छे से उस लेआउट में दिखा पाएँ। दूसरा, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को आपका आइडिया बहुत आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, एटलीस्ट जब आप उसको एक्सप्लेन करें तब, और उसकी एस्थेटिक वैल्यू भी होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती आर्ट और खूबसूरती ना पैरेलली चलते हैं। कोई भी आर्ट जो होता है वो खूबसूरत दिखना उसका एक मस्ट पॉइंट होता है, तभी उसकी तरफ नज़र जाती है।
तो डिजिटली बहुत सारे लेआउट्स के फॉर्मेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कंप्यूटर्स नेट सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसमें से आपका जो डिज़ाइन आइडिया है, जो आपका इंस्पिरेशन है, उसमें जो बेस्ट फिट हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मगर इस बात का ध्यान रखें कि जब आप अपने पोर्टफोलियो में 5-6 प्रोजेक्ट लगा रहे हों तो एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही लेआउट का यूज़ करें, जिससे कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। ये मैंने कुछ पोर्टफोलियो के लेआउट बताए हैं जो आपको नेट पे भी उपलब्ध है, मैंने जैसे पहले भी बताया। मगर लेआउटिंग जो मेथड है उसको सिखाने के लिए हम लोग इसी मेथड को बताते हैं, इसीलिए मैंने वो चीज़ें आपको यहाँ पे नेट से उठा के दिखाई है। इस लेआउट में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केच ऑलरेडी जो आप बनाएंगे ड्रेस उसका है, और ये आप अपने स्टाइल के बारे में ब्रीफ करेंगे। उसके अलावा आप उस स्वॉचेस का यूज़ करेंगे जो आप इन 2 ड्रेसेस में यूज़ कर रहे हैं, और इंस्पिरेशन। तो मतलब आपके एक लेआउट में आपके कलर्स आ गए जो आप यूज़ कर रहे हैं, आपके फैब्रिक्स आ गए जो आप स्वॉचेस यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा आपके पास 2 ड्रेसेस हैं और दोनों स्टाइल्स के बारे में ब्रीफ नोट जो होता है वो लगाया आपने, और इंस्पिरेशन इमेज लगाई। तो लेआउट में ये कम से कम आपके पास होना चाहिए। ये एक अनदर लेआउट है, यहाँ पे 3 ड्रेसेस का कलेक्शन है, उसमें आप यहाँ पे ब्रीफ दे रहे हैं सिल्यूट्स के बारे में, और कुछ डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं आपके गारमेंट्स के बारे में, और यहाँ फैब्रिक्स एंड कलर्स लगा रहे हैं। सिमिलरली 3 के लिए एक मेथडोलॉजी है, एक फॉर्मेट है। ये कुछ फॉर्मेट्स हैं, आप अपने और डिज़ाइन कर सकते हैं, वेरी क्रिएटिवली यू कैन डिज़ाइन सम फॉर्मेट्स। तो ये स्वॉचेस लगाने का एक और तरीका है। ये एक एग्जाम्पल मैंने उठाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 3 ड्रेस, अब आप इसमें देख रहे हैं ये जो फॉर्मेट है जो लेआउट किया हुआ, ये इसके पहले जो मैंने अभी आपको लेआउट्स दिखा उसमें किसी में मैच नहीं होता है, मगर ये काफ़ी क्लियर लेआउट है। इसमें आपके 3 ड्रेसेस दिख रहे हैं, उनकी इलस्ट्रेशन जो होता है ड्राइंग वो भी दिख रही है, उसके अलावा यहाँ पे उनमें फैब्रिक्स भी दिख रहे हैं। तो ये आपको वहाँ पे बताना है। एक ये सैम्पल मैंने बताया पोर्टफोलियो के लेआउट का, इट्स अ सैम्पल ऑफ कंप्लीट पोर्टफोलियो। उसके लिए लेआउट है, आपका कवर पेज रहता है, आपकी इमेजेस रहती हैं, जैसे अपन ने बताया। आपने फैब्रिक्स यहाँ लगाए, फैब्रिक्स के साथ इस फैब्रिक में कौन कौन से कलर्स मिल रहे हैं, इस फैब्रिक में कौन कौन से कलर्स मिल रहे हैं, उसको हम कहते हैं कलर वेज। एक पर्टिकुलर फैब्रिक में जो भी कलर्स आपके थीम और इंस्पिरेशन से जुड़े हुए हैं वो आप यहाँ पे जो आप यूज़ करेंगे वो आप यहाँ बताते हैं। उसके बाद जैसे पेज 4 लिखा है और उन्होंने लिखा है पेज 5 कनेक्ट करा हुआ है, तो यहाँ पे आपने स्केच लगाया और उसके बाद उसका टेक्निकल ड्राइंग बनाई। ऐसे इस तरह से पूरा कंटिन्यू करेंगे। आप जितने भी आपको बनाने एटलीस्ट 6 आपके कलेक्शन होना चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था। ये कुछ लेआउट और भी हैं जो कंप्यूटर्स में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे मैंने बताया एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो सिस्टम भी होता है, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो अपना फुल पेज पोर्टफोलियो है। इसमें आप देख रहे हैं कि सारे फोटोग्राफ्स के बीच में एक टाइल्ड टाइप के मेथडोलॉजी से सारा कुछ रखा हुआ है। ये साइड बार में है, मतलब यहाँ पे आपको डिटेल भी मिल रहा है। और ये वाला जो है वो मैसनरी है, मतलब ये सब एक से एक जुड़े हुए हैं। मैसनरी मतलब जो ईंट जोड़ने वाले जो काम करते हैं उनको मेसन बोलते हैं। तो मैसनरी वर्क, एक से दूसरा पिक्चर जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ पोर्टफोलियो लेआउट्स आपको, जो कि आप डिजिटल भी बना सकते हैं आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो, इसलिए ये बताना ज़रूरी था। तो अगर हम समराइज़ करें आज हमने क्या क्या पढ़ा, मैं 1-2 स्किल्स आज मैंने आपको बताई। टाइपोग्राफी स्किल के बारे में बताया क्या होता है, और फैशन डिज़ाइनर के लिए उसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। हमने इसको बताया कि इससे रिटर्न लैंग्वेज जो भी हम कुछ लिखते हैं अपने आइडियाज़, उसको हम अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हैं। एस्पेक्ट्स उसके जो होते हैं वो लेजिबिलिटी, रीडेबिलिटी और एस्थेटिक्स, ये हमने बताया। उसके बाद हमने ये बताया कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उसके बाद हमने ये भी बताया कि लेजिबिलिटी और रीडेबिलिटी क्या होती है। तो रीडेबिलिटी रेफर्स टू परसेप्शन, मतलब आप क्या देख पा रहे हो अच्छे से, अपनी आँखों
से लिमिटेड, जो लिमिटेशंस है अपनी आँखों से उससे, और जबकि रीडेबिलिटी जो है, जो हमने देखा उसको हम कितना समझ पा रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है। और हमने ये भी जाना कि टाइपोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप बनना चाहते हैं आगे जाके, तो उसके लिए बिल्कुल बेसिक बिगिनिंग लेसन जो होता है वो टाइपोग्राफी से ही स्टार्ट होता है। लोगो मेकिंग में इसका काम आएगा आपको, और आपका पोर्टफोलियो में जब आप अपना कंटेंट लिखेंगे वहाँ ये काम आएगा। उसके बाद हमने कुछ लेआउट स्किल्स के बारे में पढ़ा, ऑनलाइन के लिए आप कैसे लेआउट्स रखते हैं, और ऑफलाइन जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो कैसे लेआउट्स रखते हैं। लेआउट्स के बारे में आपको बहुत कुछ नेट पे ऑलरेडी उपलब्ध है, और डिज़ाइनिंग में लेआउट आपका अपना व्यक्तिगत प्रेजेंटेशन स्टाइल है, इसलिए मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बता के आपकी सोच और आपकी सृजन क्षमता को सीमित नहीं करना चाहती हूँ। तो अब अगर हम इसमें पढ़ें कि अगर हमने ये 2 स्किल्स पढ़ ली तो हमें क्या असाइनमेंट करना चाहिए, जिससे इससे पहले कि हम अपना पोर्टफोलियो बनाएं, तो आप सबसे पहले तो अलग अलग तरह से टाइपोग्राफी क्रिएट करना चाहें या प्रैक्टिस कर लें। जो आप टाइपोग्राफी आपको पसंद आ रही है, जो उपलब्ध टाइपोग्राफीज़ हैं उसमें से आपका हाथ उसमें आपका मंझ जाना चाहिए। तो ट्राई टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ टाइपोग्राफीज़ और इमिटेट डिफरेंट टाइप ऑफ टाइपोग्राफीज़, जैसा भी सुविधा हो, इंग्लिश या हिंदी। लैंग्वेज शुड नॉट बी बार टू लर्न एनीथिंग। तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हिंदी में प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। दूसरा, क्रिएट वेरियस क्रिएटिव लेआउट्स। ये मैंने जैसे अभी आपको बताया, मैं आपको किसी भी दायरे में सीमित नहीं करना चाह रही। अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल्स ज़्यादा दे दूँगी तो आपकी सोच उन्हीं एग्जाम्पल में सीमित हो जाएगी। तो आप अपने आप को मत बांधिए, आप अपने विचारों को खुद प्रेजेंट करिए, और जो भी आपके विचार आ रहे हैं लेआउट बनाने में, बस आप उसको समझा सकें, इस तरह से आप उसको बनाने का प्रयास करिए। ये कुछ एक्सरसाइज में अगर हम करते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने इसमें डाल दिए। लास्ट वाले में अपन ने मैच द कॉलम डाला था, तो इसमें है डैश इज द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ अरेंजिंग टाइप्स। 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ टाइपोग्राफी आर प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइपोग्राफी इज legibility is measured through what, the saccadic rhythm of eye movement is important for what, and dash is the position of all elements and figures for better effect. आई होप कि इसका आंसर आप आराम से दे सकें। वैसे इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसके आंसर भी लिख दिए हैं। टाइपोग्राफी इज़ द आर्ट and technique of arranging types. Fundamental aspects of typography are legibility, readability and aesthetics. Principal objective of typography is effective communication. Legibility is measured to speed of reading. Saccadic rhythm of eye movement is important for readability, and layout is to position all elements and figures for better effect. I hope you enjoyed this lecture. और नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ स्किल्स सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो आप बहुत एक्सप्रेसिव और इम्प्रेसिव रूप में बना सकें। और जो स्किल्स मैंने आपको बताई हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिए, उनको रिफ़ाइन करिए। नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी, नेक्स्ट सेशन जो होगा, उसमें मैं लोगो और लोगो डिज़ाइनिंग से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।